नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आखिरकार नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच घंटों लंबी बातचीत हो ही गई। बातचीत में नेपाल पर कंट्रोल यानी कि वहां की परिस्थितियों को बदलने के लिए जो साजिश रची गई थी और जो साजिश करता है उन लोगों को बाहर भगाने के ये फाइनल डील और उसके साथ ही नेपाल में आगे की राजनीति कैसे होगी, सियासत कैसे होगी, नेपाल का संबंध किसके साथ होगा, उसमें इन्फ्लुएंस किसका होगा, ये सब बातें तय हो रही है। और इसलिए अब तो रॉ भी एक्टिव है और यूएस और चाइना के एजेंटों को बाहर खदेड़ा जा रहा है। पाकिस्तान जो नेपाल को अपना अड्डा बना के रखा हुआ था, कम्युनिस्ट सरकारें थी और चीन का सहयोग था, इसलिए आईएसआई के एजेंट नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ किया करता था, उनके अड्डों की भी तलाश हो रही है, वो भी भगाए जा रहे हैं। और इस बीच जो भारत का लगभग कंट्रोल नेपाल के ऊपर हुआ है वो इस अंतरिम सरकार के मुखिया के कारण हुआ। इसीलिए तो अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का भी विरोध हो रहा है और उन्हें इस बात का एहसास है कि आगे कुछ दिनों के अंदर फिर से एक आंदोलन होगा, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री अंतरिम प्रधानमंत्री बनने आगे 6 महीना के अंदर वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए चुनाव कराने, ये सारी घोषणाएं और नेपाल के महाराजा के पैलेस में उनका रहना, वहां से प्रशासन को संचालित करना, सेना के साथ कोऑर्डिनेशन और सेना का सुपर एक्टिव होना और नेपाल की सेना और भारतीय सेना के साथ बेहतर संबंध, जिसके कारण नेपाल के जितने ये प्रधानमंत्री हुआ किए जो कि कम्युनिस्ट पार्टियों के हुआ करते थे, इन सबको परेशानी बढ़ी हुई होती थी। और इसी के कारण पिछले मार्च महीने में ही केपी शर्मा ओली ने नेपाल के महाराज ज्ञानेंद्र शाह को, उन लोगों को हाउस अरेस्ट करवाया था, जिसके खिलाफ वहां के सेना प्रमुख ने भी सीधे कहा था ये गलत काम कर रहे हैं। यानी कि सेना, भारतीय सेना के साथ टच में, दोनों के बीच अच्छे कोऑर्डिनेशन और भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत की जांच एजेंसियां और साथ ही इंडियन आर्मी का RNAW यानी कि रॉ विंग, ये सब के सब अब एक्टिव हुए हैं। और ये एक्टिविटी आज से नहीं बल्कि उस समय से ही शुरू हो गई थी जब नेपाल के अंदर विद्रोह हुआ, हिंसात्मक विद्रोह हुआ, घर जलाए जाने लगे, मारपीट होने लगा, लोगों को मौत के घाट उतारे जाने लगा। और उसी समय 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग थी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी पर। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने सबको यही कहा कि सुरक्षा की बात भारत के लिए भी है और चीन और अमेरिका का जिस तरीके से पाकिस्तान सहित इन देशों का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ा है और नेपाल में अचानक युवा सड़कों पर आ गए, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जिस साजिश को तोड़ना है, किसी न किसी तरीके से भारत के इस पड़ोसी देश को बचाना है और इन लेफ्ट गैंग को कहीं न कहीं जो आज तक कब्जा किए हुए था, जिस केपी शर्मा ओली ने भारत पर उंगली उठाई है, जिसने बताया था कि ये भारत की भूमिका है, उसे हटाने में भारत ने रॉक का इस्तेमाल किया है, ये केपी शर्मा ओली का कहना था। और उसने ये भी कहा कि हमने राम मंदिर का विरोध किया था, हमने भारत की नीतियों का विरोध किया था, हमने नक्शे का विरोध किया था, हमने उत्तराखंड में कुछ जमीन का दावा किया था, तो इसीलिए भारत हमारे खिलाफ चल रहा था और हमें हटाने की साजिश कर रहा था। लेकिन वहां खेल कुछ और चल रहा था और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट मोड में थे कि अब नेपाल पर कंट्रोल भी जरूरी है, नहीं तो एक तरफ पाकिस्तान
दूसरे तरफ बांग्लादेश में भी वही स्थिति हो गई। शेख हसीना के भगाए जाने के बाद जमात का कब्जा और वो पाकिस्तान चीन के गोद में बैठा हुआ। तो भारत को चारों तरफ से ये जो घेरने की कोशिश है, उसमें नेपाल जैसे कि भूटान हमारे साथ है, जैसा कि अभी म्यांमार की स्थितियां बदली। पहले म्यांमार भारत के साथ खड़ा नहीं रहता था, लेकिन 2014 के बाद जब भारत सरकार ने नीति बदली तो उसके बाद म्यांमार के साथ बेहतर संबंध हुए। और यही वजह है कि म्यांमार के अंदर पनप रहे आतंकी संगठन जो कि नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता पैदा करते थे, उन सबको म्यांमार के अंदर घुसकर मारने की परमिशन वहां की सरकार ने दी। तो ये स्थितियां बन रही थी, इसलिए 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में यह प्लान बना था। फिर जब सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने की चर्चा हुई तो भारत ने समर्थन किया और इसलिए सुशीला कार्की का विरोध भी शुरू हुआ, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने वाले अलग अलग संगठन थे और जिन संगठनों ने इसे प्रवोक किया था, जो बार बार कह रहा था यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें वामपंथियों का संगठन भी था, इसमें अमेरिका यानी कि यूएस के वो CIA के खुफिया तंत्र भी था जो एनजीओ के नाम पर इन लोगों को समर्थन दे रहा था, डेमोक्रेसी के खिलाफ आवाज उठा रहा था और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा पैदा करने वाले उन संगठनों की भी भूमिका थी। और इन सब लोगों ने मिलजुल कर यह आंदोलन को एक नया प्रारूप दिया था और जिसमें युवाओं को जोड़ा गया था और इसलिए इन सब के ऊपर चर्चा भारत में हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया जाना था, इन लोगों ने विरोध तो किया, लेकिन यह विरोध सफल नहीं हुआ। उसके पीछे भी भारत का बैकअप था। सेना ने सीधे तौर पर कहा हम अब कंट्रोल करेंगे और सेना ने भारत की सेना के साथ भी बातचीत की थी कि अगर स्थितियां कंट्रोल से बाहर हुई तो आप लोगों को भी मदद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे संभावना नहीं दिखी। और उसके बाद नेपाल की सेना ने स्थितियों पर कंट्रोल किया और ये जेन जेड के प्रोटेस्टर जिसके प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा था, जो पहले कह रहा था ये तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, बाद में इसके नेता भी आ गए और ये जमात के तर्ज पर, जैसे बांग्लादेश में जमात के नेता आ गए, पहले स्टूडेंट का प्रदर्शन हुआ और फिर इनके प्रतिनिधि आ गए, फिर पॉलिटिकल पार्टी बना ली, फिर उसके बाद अब यूनिस के नाक में दम किए हुए है कि नहीं नहीं हम तो शेख हसीना या खालिदा जिया ये दोनों से असंतुष्ट हैं और अब हम सत्ता पर काबिज होंगे। यही तरीका तो वहां भी अपनाया गया। प्रचंड के घर में भी आग लगाई गई और उसके साथ ओली के घर में भी आग लगाई गई, नेपाली कांग्रेस के नेताओं को भी पीटा गया, यानी पूरे पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ गुस्सा दिखाया गया कि ये लोकतंत्र का तरीका गलत है। लेकिन अब स्थितियां कंट्रोल में है तो ऐसे में सुशीला कार्की का विरोध भी इसलिए किया जा रहा था। बीएचयू से पढ़ी हुई हैं, पीएम मोदी की तारीफ करती हैं, सराहना करती रही हैं और भारत के साथ बेहतर संबंध है, लेकिन फिर भी इन सब का एजेंडा फेल हो गया। और इसलिए अब जो नए तरीके बने हैं, सुशीला कार्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बातचीत हुई है उसमें आगे की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि चीन का इन्फ्लुएंस, जो तरीके चीन अपनाता है वहां पर प्रशासन में, अपनाता है वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने कंट्रोल में करने के लिए, उनको पैसा खर्च करके पॉलिटिकल पार्टियां बनाने के लिए, जब प्रचंड थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो उसके बाद ओली को भी खड़ा कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टियों में अलग अलग पार्टियां बन गई, बिखराव कर दिया और फिर इन लोगों ने सोचा कि अगर नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करें तो कम से कम यह तो रहेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में रहेगी। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी, नेपाली कांग्रेस की सरकार बनी, तो ऐसे में भी सहयोग करने वाली एक कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी। मतलब किसी न किसी एन केन प्रकारेण हम सत्ता में रहने वाले लोगों के साथ खड़े रहेंगे और यही चीन का इन्फ्लुएंस का तरीका था। इसके एजेंट्स वहां पर एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में अलग अलग डिपार्टमेंट में, और यहां तक कि वो जो महिला एजेंट के बारे में बार बार तस्वीरें आई कि वो तो पीएम के ऑफिस में उसकी एंट्री है, वहां पर उसका आना जाना है, इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी मेकिंग में, तो उसके बाद तो ये सामने आ गया था कि चीन का कितना इन्फ्लुएंस है। लेकिन यूएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यूएस उधर से
पीछे के दरवाजे से वहां पर रिजीम चेंज करने का काम कर रहा था और इसीलिए 90 करोड़ डॉलर खर्च किए गए 2020 से 2025 के बीच में। 90 करोड़ डॉलर, इसका मतलब है कि नेपाली रुपए में देखा जाए तो नेपाल के अनुसार कम से कम 12,000 करोड़ रुपए होंगे और इतना पैसा वहां खर्च किया जा रहा था यूएस एड, एमसीसी, ये दोनों के आधार पर। और ये दोनों वहां के कुछ एनजीओ के साथ संपर्क किए हुए था जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ, जैसे यहां पर भी कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो यहां के डेमोक्रेसी को, यहां के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करके लोगों के दिमाग में ये जहर भरने की कोशिश करता है। और इसीलिए अमित शाह ने नेपाल की घटना के बाद अभी सारे एनजीओ जिसने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, जितने भी एनजीओ हैं, ये 1947 के बाद की बात है कि बाद से ही जितने एनजीओ पैदा हुए और जिसने किसी भी तरह का प्रोटेस्ट किया हो, चाहे परमाणु हथियारों को लेकर या फिर परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर या फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर या जंगलों की कटाई में या फिर किसानों की समस्या को लेकर, अगर किसी एनजीओ की भूमिका है प्रोटेस्ट करने में तो उसकी जांच करवाओ और फिर उसका एफसीआरए लाइसेंस चेक करो और फिर यह तय करो कि इसे विदेश से कहां से पैसा मिल रहा है। यह सतर्कता का स्तर है, इसीलिए इन एनजीओ की लिस्ट तैयार की जा रही है। यही नेपाल में नहीं हो पाया और यूएस ने जो 90 करोड़ डॉलर खर्च किए वो इन्हीं सब कामों के लिए खर्च किया और फिर वहां नेताओं को बदनाम, यानी कि यूएस और चाइना, ये दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था और भारत उस बीच बीच में पिसता जा रहा था। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बदली, कंट्रोल भारत का दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की से जो बातचीत की है उसमें ऐसे डील फाइनल हुए हैं जिसके आधार पर पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि अब नेपाल की सुरक्षा, वहां शांति व्यवस्था स्थापित करना, वहां का रिकंस्ट्रक्शन, उसके प्रोजेक्ट, सबकी जिम्मेदारी अब भारत के पास है। हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे इंटेलिजेंस हो, सेना हो, कंस्ट्रक्शन हो, फंड हो, हर क्षेत्र में हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए अगले 6 महीने में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, जिनको यह लग रहा था कि यह विरोध प्रदर्शन फिर से बढ़ेगा, अब भारत के साथ बातचीत करके ये चीन और यूएस के एजेंटों, दलालों को भगाने की तैयारी शुरू हो गई है और नेपाल पर अब इन लोगों का नहीं बल्कि भारत का कंट्रोल रहेगा। भारत उसके साथ खड़ा रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी जो अभी पूरी दुनिया में ट्रंप के खिलाफ एक नई कूटनीतिक जीत का एक आधार लिखा, वही अब नेपाल में भी नई कूटनीति शुरू करेंगे और उसके कारण नेपाल से इन सारे एजेंटों की विदाई होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।